श्रोताओं, सोचिए कि अगर आप अपने से जुड़े लोगों को धीरे धीरे भूलते जाएं, जरूरी दिनों की याद आप खोते जाएं और सोचने समझने की आपकी एबिलिटीज कम होती जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आज हमारे देश में 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 90 लाख लोग एल्जाइमर से पीड़ित हैं, जो दुनिया का लगभग 7.4% है। तो आइए जानते हैं एल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी और उससे निदान के बारे में कुछ खास बातें। श्रोताओं, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, पार्क हॉस्पिटल, बहरोड। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि एल्जाइमर आखिर होता क्या है? देखिए मैम, अल्जाइमर्स एक मस्तिष्क की बीमारी है जो धीरे धीरे हमारी जो कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनको डैमेज करने लगती है। और धीरे धीरे कोशिकाओं के डैमेज होने से जो हमारे फंक्शंस हैं ब्रेन के, वो धीरे धीरे वो भी खत्म होते जाते हैं जी। जैसे कि सबसे पहले याददाश्त का जाना जी। फिर जो हमारी लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे भाषा, नाम लेना, उसको रिपीट करना, पहचाना चीज़ों को, व्यवहार, बर्ताव, पर्सनैलिटी, सभी चीज़ों में धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं जी। तो कलेक्टिवली हम इस बीमारी को अल्जाइमर्स कहते हैं। जी, तो आप कहना चाहेंगे कि डिमेंशिया भी इसी का एक हिस्सा है? हाँ जी मैम, डिमेंशिया बेसिकली क्या है कि जैसे हमारा ब्रेन्स के धीरे धीरे जो नष्ट होने के कारण जो सिम्टम्स आते हैं, जो डिमेंशिया कहते हैं, जिसके अंदर जैसे याददाश्त का खोना, डिमेंशिया एक अल्जाइमर्स का मुख्यतः लक्षण है। जिसमें डिमेंशिया में क्या होता है कि इंसान धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोते जाता है। उसके जो लैंग्वेज है, जैसे किसी का नाम है, अपनों का नाम, जगह है, इनको धीरे धीरे भूलता जाता है। उसके बर्ताव में, उसकी डेली जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, उसमें धीरे धीरे बदलाव आने लगते, तो इसको हम कलेक्टिवली डिमेंशिया कहते हैं। और अल्जाइमर्स जो है वो डिमेंशिया के मुख्यतः कारण 50% से अधिक कारण अल्जाइमर्स होता है डिमेंशिया का। तो मेरा अगला सवाल आपसे यही रहेगा कि अल्जाइमर के शुरुआती लक्षण क्या हैं, कि हम आपस में ही पहले अपनों को देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि हाँ, ये अल्जाइमर की शुरुआत है? देखिए, जो अल्जाइमर्स है वो एक धीरे धीरे एक उसका लॉन्ग कोर्स होता है। जैसे सबसे पहले वो धीरे धीरे उसकी याददाश्त कम होने लगती है। तो हम लोग अक्सर कह देते हैं अपने घर में कि ये तो शायद एज की वजह से ये भूलते जा रहे हैं, बीच बीच में उसकी याददाश्त आ जाती है, बीच बीच में चली जाती है। तो स्टार्टिंग में हम लोग उसको गलती से ले लेते हैं कि ये सब हो सकता है इसके उम्र का असर है। लेकिन जब धीरे धीरे बीमारी बढ़ती है तो ये अपने 3-4 स्टेजेस में आगे प्रोग्रेस करती है। जैसे हम बात करें इनिशियल स्टेजेस की, शुरुआती लक्षण जो हैं, उसमें मरीज की धीरे धीरे याददाश्त कम होती जाती है। फिर उसके जैसे अपने छोटी छोटी चीज़ें, जो जैसे बैंक का लेन देन है, अपने जॉब पे जो उसको डायरेक्शन दिए जा रहे हैं उसको समझ पाना, और उसके बाद अपने ड्राइविंग, शॉपिंग, इन सब शॉपिंग करने जाना, मार्केट में जाना, और कहीं ऐसी परिचित जगह पर जाकर फिर भूल जाना उस चीज़ को, ये शुरुआती लक्षण में आता है। तो ऐसे में तो अल्जाइमर के पेशेंट को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। सिर्फ मरीज को नहीं, उसके परिजन के लिए भी बहुत ही विषम परिस्थिति है। क्या होता है कि मरीज का इलाज के साथ साथ फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है मरीज और उसके परिजन को, उसके साथ में उनका इमोशनल टोल भी एक बहुत बड़ा उनको बैकयार्ड करता है। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि परिवार को एल्जाइमर पेशेंट्स के साथ रहने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो एल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसे, और हमने ऐसा सुना है ये रात में ऐसी तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो ऐसे में कौन कौन सी तकलीफ़ें हैं जिनका सामना पेशेंट को करना पड़ता है या फैमिली को उसके साथ करना पड़ता है? मैम, जैसे अभी हमने बात की कि इसकी कई स्टेजेस होती हैं। शुरुआती स्टेजेस में जैसे मैंने आपको बताया कि याददाश्त से कम होना, और जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं जैसे हिसाब किताब रखना, अपने शॉपिंग, ड्राइविंग, या मार्केट जा रहे हो, कुछ चीज़ें भूल जाना। फिर जब ये बीमारी आगे प्रोग्रेस करती है तो धीरे धीरे मरीज जो शब्द हैं हम जो बोलते हैं वो उसको समझना कम हो जाता है। उसकी जो एनालिटिक पावर है, यानी जो चीज़ को सोचने समझने की शक्ति है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और फिर रात में जाके उसका स्लीप साइकिल जिसे हम कहते हैं, जो हमारी नींद और जागने का एक साइकिल होती है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मरीज को पता ही नहीं चलता है कि अभी रात हो रही है कि दिन हो रही है, अभी सोना है, अभी खाना है। फिर धीरे धीरे जो है और भी समस्याएं होती है, जैसे झूठे विश्वास, जो साइकेट्रिक
मैनिफेस्टेशंस बोलते हैं, मानसिक सिम्टम्स जो आते हैं, साइकेट्रिक सिम्टम्स जो आते हैं इस बीमारी में, तो मरीज को फॉल्स बिलीव भी हो जाते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, ये चोरी कर लेगा, ये मुझे मार देगा, ये जो मेरा बेटा है ये मेरे साथ कुछ धोखा कर सकता है, ये फॉल्स बिलीव भी उसको आते हैं। तो ऐसे मरीज को ना दिन का पता चलता है ना रात का, तो वो रात भर अपना घूमता रहता है, उसको ना तो नींद आती है, नींद नहीं आती, वो बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी कारण के यहाँ वो घूमते रहता है, जिससे कि उसे गिरने के डर होते हैं मरीज के, अंधेरे में गिर जाता है, चोट लग जाती है या फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यानी एक छोटे बच्चे की तरह उसका एक हमको परिजनों को ध्यान रखना पड़ता है। मतलब स्लीप साइकिल के साथ साथ और भी ऐसी परेशानियां हैं जिनका उनको सामना करना पड़ता है। तो एक सवाल ये भी है जरूरी कि आज लोगों का कहना है, ये धारणाएं हैं कि अल्जाइमर सिर्फ 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को ज्यादातर ये उन्हीं में पाई जाती है, तो ये कितनी बात सच है? मैम बिल्कुल सही है बात है, आम तौर पर ये 60-65 साल से ऊपर ही पाया जाता है, लेकिन कई कई कंडीशंस में, कुछ स्थिति में ये जवान लोगों में भी 40, 45, 35 उम्र में भी पाया जाता है। तो क्या इसका एक कारण लाइफस्टाइल चेंज भी कह सकते हैं? हाँ जी मैम, इसका देखिए मुख्य कारण जो है, एक तो बढ़ती आयु है, जैसे हमने बात की, जैसे 65 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनमें आमतौर पर पाया जाता है। उसके बाद जेनेटिक कारण भी हैं, और उसके बाद जैसे सर में बार बार चोट लगना, कई मरीज होते हैं जिनको बार बार चोट लगती है, तो उनको भी ये अल्जाइमर्स होने का डर होता है, और ये अनुवांशिक भी होती है कुछ मरीजों में। जैसे मान लीजिए किसी मरीज को अल्जाइमर्स है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी होने का संभावना बनी रहती है इसकी। जी, तो ये भी कह सकते हैं कि आजकल ज़्यादा फ़ोन हम लोग चलाते हैं, ज़्यादातर समय बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे ये सब फ़ोन देखने में गुजारते हैं, तो क्या इसका भी अल्जाइमर से कोई रिश्ता है? हाँ, इसको हम एक तरीके से इसको जोड़ सकते हैं कि एक कारण जो है रिस्क फैक्टर्स में ये भी माना गया है कि जैसे शुगर है, बीपी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, शुगर जैसे ये सब चीज़ें भी जो है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल प्ले करती हैं। तो जैसे अधिकतर मोबाइल देख रहे हैं बच्चे, तो इसमें लाइफस्टाइल डिसीजेज जो हो रही हैं वो पाई जाती हैं चीज़ें, तो हम इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं। आमतौर फोन पे रहने से बच्चों को ये लाइफस्टाइल डिसीजेस होती हैं और वो एक अल्जाइमर्स का रिस्क फैक्टर हो सकती हैं। जी, श्रोताओं, हमारे साथ बने हुए हैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, पार्क हॉस्पिटल बहरोड से, और आज हम चर्चा कर रहे हैं अल्जाइमर। ये एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को अपने आप से ही दूर कर देती है, और हर साल अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा यही रहेगा कि अल्जाइमर की शुरुआती जांच किस तरीके से करवाई जा सकती है? मैम, पहला जो लक्षण आता है वो याददाश्त का, जी, याददाश्त, बाकी जो फंक्शंस होते हैं जैसे अपनी बात को सोचना, समझना, भाषा का प्रयोग करना, चलना, बैठना, और जो रूटीन हमने जो चीज़ें सीख रखी हैं, जैसे हम अब खाना खाते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं या सेविंग करते हैं, कपड़े ऑफिस जाते हैं, इन चीज़ों के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। तो ये धीरे धीरे ये जो मरीज होते हैं उनको ये चीज़ें बहुत मुश्किल होने लगती हैं इन चीज़ों में। तो शुरुआती लक्षण हम याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, वो बार बार चीज़ों को भूलता जा रहा है, या उसको नाम पहचानने में दिक्कत आ रही है, तो हम कुछ जाँचें कर सकते हैं जिसे मिनी मेंटल एग्जामिनेशन कहते हैं। इसमें डॉक्टर अपने कुछ हम पूरे ब्रेन का जांचें करते हैं, जिसमें क्लिनिकल जांचें होती है। इसके बाद हम एमआरआई या सीटी स्कैन करके देख लेते हैं कुछ और चीज तो साथ में नहीं है, तो उसके आधार पर ही डायग्नोसिस इसका करते हैं। तो डायग्नोसिस के बाद क्या कह सकते हैं कि खाली मेडिकेशन से इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं। इसमें जो भी मेडिसिन, एक्चुअली इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है अल्जाइमर्स का। कुछ दवाइयां हैं जो इस बीमारी की प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई आज तक दवाई नहीं बनी जो हम बोल दें कि बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी बीमारी या ठीक हो जाएगी, तो ऐसा असंभव है मैम, ऐसा कोई स्टडीज नहीं हुई है। लेकिन इसमें क्या है कि मरीज के परिजनों के लिए बहुत ही ये मुश्किल बीमारी है, क्योंकि उनको एक बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह उनका ध्यान रखना पड़ता है, और ये इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरह का लॉस होता है परिजनों को भी। तो जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है, जैसे अपने अंतिम चरण में आती है, तो मरीज होता है वो बेड रिडन हो जाता है, बोल भी नहीं पाता है, समझ भी नहीं पाता है, उसको परिजन है उनको खाना खिलाना पड़ता है, टॉयलेटिंग की भी उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है। पूरी ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमने दवाई लिख दी तो इससे इलाज हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसमें परिजनों को ही इसमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मतलब छोटी छोटी आदतों के लिए उनको किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ऐसे में एक बहुत ही ज़रूरी सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि ब्रेन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, तो ब्रेन हेल्थ के लिए आज इंसान क्या कर सकता है? क्योंकि हमारा आज बहुत फास्ट लाइफस्टाइल हो चुका है, जल्दी जल्दी सब कुछ करने की आदत है लोगों को, तो ऐसे में हम हमारे दिमाग को कैसे शांत रख सकते हैं? मैम, दिमाग के सबसे पहला है जो लाइफस्टाइल है हमारे, उसको चेंज करना चाहिए। जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट है, एक्सरसाइज है, शुगर, बीपी, इन सब पे कंट्रोल रखना है, और स्ट्रेस।
आजकल स्ट्रेस सबसे, हर बीमारी के लिए मैं मानता हूँ कि जितनी भी बीमारियां हार्ट से संबंधित हैं, किडनी से या ब्रेन से, स्ट्रेस सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें इस स्ट्रेस को ही पहली बात तो समझना पड़ेगा, क्योंकि हम ये चीज़ ऐसी ही है कि दिखाई नहीं देती है। इसको डॉक्टर या जैसे बहुत ही करीबी लोग हैं वही समझ पाते हैं कि जो मरीज है वो स्ट्रेस में। कोई एक ऐसी नॉर्मल बातें जो हम स्ट्रेस कम करने के लिए हमारी डेली लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं, अगर आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहें तो? मैम, स्ट्रेस एक्चुअली इट इज़ ओनली, जो मेंटल हेल्थ है ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद पे ही है। और साथ में जो कैसे इस तरह के लोग रहते हैं, उसके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, या आसपास के सहपाठी हैं, कोलीग्स हैं, तो इस चीज़ में उन सबका भी रोल रहता है। बट जबकि मुझे लगता है कि स्ट्रेस कम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अपनी हॉबीज़ है, एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है मैम, बिल्कुल, और हेल्दी एनवायरनमेंट जी। आजकल लोग सुबह सैर पर जाते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपने शरीर के लिए, एक फिजिकल हेल्थ के लिए ही जा रहे हैं, और लेकिन मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है वो समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। ताज़ी हवा हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है। तो चलते चलते कोई एक ऐसी बात कि अल्जाइमर के पेशेंट्स के लिए हमें जो ध्यान में रखनी चाहिए, जो हमारी बातचीत में रह गई हो, और आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहें? अल्जाइमर्स के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि हमें इस बीमारी को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और जैसे हमने आज पूरे लक्षण आपको बताए, जब भी किसी को लगता है कि ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाएं। और इस चीज़ को जितनी जल्दी हम दवाई शुरू करेंगे तो हो सकता है कि जो इसकी जो प्रोग्रेशन की जो स्पीड है या वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाए, तो जितना उतना टाइम मिल जाए, जीवन है वो थोड़ा लंबा हो जाए मरीज का। तो डॉक्टर धर्मेंद्र जी, आज आपने अल्जाइमर से जुड़ी इतनी खास जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, और आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।